हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीएम एकेडमी। आज के वीडियो में हम पेपर 7th एंड 8th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो टेस्ट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन हमारे पास ऑर्गेनिक का है, विच इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 6 तो नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन कैसे होता है ये अपन देख लेते हैं सबसे पहले। तो नाइलॉन 6 के फॉर्मेशन के लिए अपन जो सबसे पहला रिएक्टेंट लेते हैं वो लेते हैं एडिपिक एसिड। हमारे पास ये हो गया एडिपिक एसिड CH2 का होल 4 COOH। फिर दूसरा रिएक्टेंट अपन क्या लेते हैं, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, दैट मीन्स CH2 का होल 6 NH2 एंड NH2, ये हो गया हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। जब इसको पॉलीमराइजेशन करेंगे और रिमूवल ऑफ वाटर होगा तब हमारे पास क्या फॉर्म बनेगा, हमारे पास कुछ इस तरह का एक पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। ये जो पॉलीमर बन रहा है अपने पास, यही पॉलीमर है हमारे पास क्या, इसी पॉलीमर को अपन क्या बोलते हैं, CH2 का होल 4 यहाँ पे आ गया, इसको हम बोलते हैं नाइलॉन 6। तो यहाँ पे नाइलॉन 6 के फॉर्मेशन में अपने पास कौन कौन से कंपाउंड्स यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है एडिपिक एसिड और दूसरा क्या हो रहा है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन। तो यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा है ऑप्शन में, यहाँ पर दिया हुआ है एडिपिक एसिड, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया गया है, उसकी किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, D2O के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास क्या है कि एक कार्बन से 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं और ये क्या जुड़ा हुआ है, MgCl। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसके आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, D2O के साथ। एसिडिक H है इसके पास, एसिडिक ड्यूटेरियम, यहाँ पर क्या है, ये एनायन है और ये D+ लेके जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कीन। तो इस तरह का प्रोडक्ट अपने पास कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर दिया हुआ है स्टील बिन। स्टील बिन का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, कैन एग्जिस्ट इन 2 डायस्टीरियोमेरिक फॉर्म्स। सही बात है कि हमारे पास जो स्टील बिन है उस कार्बन पर दो इंडिविजुअली, हर एक कार्बन पर इंडिविजुअली 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये GI शो करेगा, GI शो करेगा, तो यहाँ पर सिस ट्रांस हो सकते हैं यदि सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स 1-1 जो है CIP रूल से सेम डायरेक्शन में, तो ये सिस फॉर्म होगा। और इसी तरह से यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो सिस और ट्रांस एक दूसरे के क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते। तो यही स्टेटमेंट भी सही है। अब ये बोला गया है कि X एंड Y है, यानी इन दोनों को X और Y नाम दिया गया है। X इज फाउंड टू बी मोर सोल्यूबल इन वाटर देन Y। तो अपने पास X कौन सा होगा और Y कौन सा होगा, अपने को पता करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सिस और ट्रांस में अपन क्या चेक करेंगे, डायपोल में। तो यहाँ पर आप डायपोल की डायरेक्शन देखिए, ये इस तरह से आएगी और एक बॉन्ड इस तरह से। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये कुछ इस तरह से होगा, बैक साइड से, इसका रिजल्टेंट होगा यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। बट यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इसका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि अपन डायपोल मोमेंट देखें तो किसका ज़्यादा है, सिस का ज़्यादा है ट्रांस से। अब जब डायपोल मोमेंट ज़्यादा है तो डायपोल मोमेंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूबिलिटी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा उतना ही ज़्यादा सोल्यूबल होगा इन वाटर और उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पर पूछा गया था कि मोर सोल्यूबल है, X जो है वो ज़्यादा सोल्यूबल है। दैट मीन्स जो X होगा उसका डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। तो डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, सिस का। तो सिस फॉर्म क्या हो जाएगा, X, और ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, Y। तो अब हम स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि X इज ट्रांस आइसोमर, गलत बात है, X जो है वो सिस है। स्टेबिलिटी ऑफ X इज ग्रेटर देन Y, नहीं, सिस जो होता है वो हमेशा ट्रांस से लेस स्टेबल होता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यदि स्टेबिलिटी ही कम है इसकी, X की सिस फॉर्म जो है उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका क्या होगा, कम ही होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। पर डी में देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ X इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Y, ये सही है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायपोल मोमेंट के। डायपोल मोमेंट सिस का ज़्यादा है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोनेटिक ड्रग। हाइपोनेटिक ड्रग, जैसे आप हिप्नोटिज्म के बारे में आपने सुना होगा, तो हिप्नोटिज्म किस लिए करते हैं, सम्मोहित करने के लिए करते हैं। तो जनरली जो हाइपोनेटिक ड्रग है वो किसके लिए यूज़ होता है, स्लिप के लिए यूज़ करते हैं। पर ये जो ड्रग्स होते हैं ये हैबिट फॉर्मिंग होती है,
कि ज़्यादा ही अमाउंट में आप इसको लेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी। इसके जो एग्जांपल्स है जो मेनली अपन यूज़ करते हैं हाइपोनेटिक ड्रग में, वो अपन यूज़ करते हैं ल्यूमिनल ड्रग और सेकोनल ड्रग। ये दो मेनली हाइपोनेटिक ड्रग्स के फॉर्म में अपन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ल्यूमिनल दिया हुआ है। अब इनके अलावा तो यहाँ पर अपना आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। बट अपन अभी देखें कि सेलोन जो होता है वो क्या होता है, मिथाइल सैलिसिलेट होता है और पैरासिटामोल। तो ये दोनों ही जो है वो अपने पास क्या है, एनाल्जेसिक पेन किलर के फॉर्म में यूज़ की जाती है। इनका स्लिप के लिए यूज़ नहीं करते अपन, पेन किलर के लिए यूज़ करते हैं। और कैटेकोल जो ड्रग होता है वो किस में यूज़ होता है, यूज्ड इन पेस्टिसाइड्स। तो अपने पास हाइपोनेटिक ड्रग का जो एग्जाम्पल है वो सिर्फ ऑप्शन ए है, तो हमारा आंसर हो गया ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है हमारे पास कि मेजर प्रोडक्ट आप बताइए। तो मेजर प्रोडक्ट देखिए आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम दिया हुआ है HCl फॉर्म में। अब यहाँ पर ये देखिए ये अल्कोहल है और ये क्या एसिड है, एसिड क्या है C डबल बॉन्ड OH। तो इन एसिडिक मीडियम क्या हो सकता है, यदि अल्कोहल ROH और कोई भी C डबल OH, हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH, हमारे पास यहाँ पर किसी भी एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन शो करेगा। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन शो करके क्या होगा, हमारे पास वाटर का रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूवल हो गया और क्या बन जाएगा ROC डबल बॉन्ड OR, ये क्या है एस्टर है। तो इसी तरह से यहाँ पर रिएक्शन होगी, यहाँ पर क्या होगा ये OH और इसका H चला जाएगा, ये एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होके क्या बनेगा, कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। बाकी रिएक्शन नहीं करेंगे, ये एसिडिक मीडियम में कुछ नहीं होगा। एमाइड और अल्कोहल जो होंगे वो वैसा का वैसे ही रहेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए ये CONH2 ग्रुप मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है और OH। अब जब ये OH और H एक साथ निकलेंगे, यानी ये कुछ इस तरह से निकलेगा, तो अपने पास ये क्या होगा, रिंग का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर एक कार्बन ये है, इस कार्बन से C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद में ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद में एक और कार्बन आएगा और ये कार्बन इस रिंग से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे जुड़ गया। तो इस तरह का ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में CONH2 और OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, पर इसमें क्या हो रहा है इंट्रामोलिकुलर, यानी एक ही मॉलिक्यूल में COOH ग्रुप भी था और OH भी था। तो उन दोनों को ही हमने वाटर का रिमूवल करके एस्टर बना दिया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन में, क्वेश्चन में, वो हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है कि ईथर के आप PCl5 के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तो RCl, RDCl और POCl3 बनता है। तो इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो कुछ इस तरह से होती है, आप ट्रिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें PCl5 के साथ में रिएक्शन कराए तो आप क्या हो रहा है, इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा दीजिए, एक क्लोरीन ये लगा दीजिए और यहाँ पर बचा हुआ PCl3। तो ये एक तो बन जाएगा RCl, एक RDCl और ये क्या बन जाएगा POCl3, ठीक है। अब हमारे पास पूछा गया कि C5H12O ऑन रिएक्शन विद PCl5 फॉर्म्स 2-क्लोरोप्रोपेन। 2-क्लोरोप्रोपेन हमारे पास क्या होता है, ये प्रोपेन है, 2-क्लोरो ये लगा दिया और 1-क्लोरोइथेन। अब हमारे पास दूसरा क्या है 1-क्लोरोइथेन, यानी ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये जो है किससे बन रहा है, ईथर से बन रहा है। तो ईथर हमें बनाना है, तो यहाँ पर क्लोरीन ऐड किए थे अपन ने, तो सिंपली क्या करना है, दोनों एल्काइल ग्रुप्स जो भी है हमारे पास, यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप है R और ये एल्काइल ग्रुप है, इन दोनों एल्काइल ग्रुप्स के बीच में क्या लगाना है, ईथर लिंकेज लगाना है। तो सिंपली आपको यही करना है, ये एल्काइल ग्रुप ले लीजिए, हमारे पास ये एल्काइल ग्रुप आपने ले लिया और एक ये नीचे वाला एल्काइल ग्रुप ले लीजिए। अब इनके बीच में ईथर लिंकेज लगा दीजिए बस। अब ईथर लिंकेज लगा दिया। अब इसका नोमेनक्लेचर आप करते हैं तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, आप देखिए 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, वो ET हो जाएगा, यानी इथॉक्सी हो जाएगा ये। तो 2-इथॉक्सी प्रोपेन हमारे पास ईथर होगा, जो जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C5H12O। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2-इथॉक्सी प्रोपेन। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, हमारा आंसर हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये क्या है 2 इथेनॉल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। इसका एक कॉमन नेम भी यूज़ होता है, वो क्या होता है एस्प्रीन। और एस्प्रीन का यूज़ किस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं एज एन एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होता है, पेन किलर्स होता है। ये हमारे पास पेन किलर के लिए एनाल्जेसिक को यूज़ किया जाता है। एस्प्रीन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो आपको याद रखना चाहिए।
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजामाइड। बेंजामाइड क्या होता है कि बेंजीन रिंग पे CONH2 ग्रुप हमारे पास यहाँ पर जैसे ये C डबल बॉन्ड NH2। अब हमारे पास इसके किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, POCl3 के साथ। अब जो POCl3 रिएजेंट है वो एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट से मतलब क्या है कि वो वाटर का रिमूवल करेगा। अब यदि वाटर का रिमूवल हो तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन रिमूव होंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड N। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर बेंजीन रिंग है, उस पर ये साइनाइड लगा हुआ है, तो इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा, इसका नाम होगा बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल बोल सकते हैं या बेंजीन कार्बिल एमाइन भी बोल सकते हैं अपन। ये क्या, बेंजीन कार्बिल एमाइन, दोनों ही नाम इसके करेक्ट है। तो अपने पास यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, बेंजोनाइट्राइल। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 में हमारे पास यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है विच रिएक्ट्स विद ट्राइक्लोरोएसिटिलेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन है DDT के फॉर्मेशन की रिएक्शन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन का फॉर्मेशन। तो इसका जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास इनिशियली क्या दिया हुआ है, CCl3CHO दिया हुआ है, H2SO4 के प्रेजेंस में क्या होगा, ये H+, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये पाई बॉन्ड अपन ब्रेक कर देंगे, तो कार्बन पे फाइनली पॉजिटिव आ जाएगा और OH रह जाएगा, HSO4 अपने पास रहा हुआ है। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना इस पर क्या होगा, फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन होगी, बेंजीन रिंग इस पर अटैक करेगा, फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन होकर ये जो ग्रुप होगा पूरा का पूरा कहाँ पे जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ा हुआ है OH और CCl3, और फिर फर्दर एरोमेटाइजेशन हो गया, एरोमेटाइजेशन हो गया, फाइनल प्रोडक्ट अपने को ये बन गया। इसके बाद अपन ने क्या किया, फिर H2SO4 के साथ में क्या होगा, यहाँ पर OH है, ये न्यूक्लियोफाइल H+ जो इससे मिल रहा है H2SO4 से, इससे फिर अटैक करेगा, यहाँ पर OH2+ बन गया, OH2+ ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे जिससे कार्बन पॉजिटिव आ जाएगा और रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। अब ये जो कार्बन पे पॉजिटिव आया उसी कार्बन पर वापस एक और जो बेंजीन रिंग का क्लोरोबेंजीन हमारा यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन है, ये अटैक करेगा फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू, तो इसी पे दो बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो गया, फर्दर एरोमेटाइजेशन होगा तो अपने को फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, DDT बन जाएगा, डाइक्लोरो, यहाँ पर क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, और यहाँ पे 2 कार्बन की वजह से इथेन है। ठीक है, तो ये एक होल मैकेनिज्म है DDT के फॉर्मेशन की। अभी यदि आपको इस तरह से देखना है कि इसकी ट्रिक का आप बताइए कि ट्रिक से अपन इसको DDT को फॉर्म कैसे कर सकते हैं, तो इसका डायरेक्टली ट्रिक आप देखिए, इसमें क्या करेंगे आप, Cl3C और CHO ये तो है, इसके अलावा आप बेंजीन रिंग को इस तरह से अटैच कर दीजिए, H यहाँ पर Cl, यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल, और इसमें से क्या रिमूव कर दीजिए, वाटर का रिमूव कर दीजिए। वाटर का रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर दोनों बेंजीन रिंग इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये क्लोरोबेंजीन और ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, DDT। तो आप इस ट्रिक से भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं या मैकेनिज्म को भी समझ सकते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड इन विच कार्बन यूजेज ओनली इट्स sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दैट मीन्स कौन से ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही शो कर रहा है। तो पहला ऑप्शन ये देखिए, ये ऑप्शन में आप देखिए तो यहाँ पर CH3C CH3 OH, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हर एक कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि बी ऑप्शन में देखिए, बी ऑप्शन में हमारे पास क्या है, फॉर्मिक एसिड है, HC डबल बॉन्ड OH, ये कार्बन क्या हो जाएगा, sp2, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या अपने को सिर्फ sp3 कार्बन वाले कंपाउंड ही देखने, दूसरा कंपाउंड है CH3CHO, यहाँ पर ये कार्बन sp3 है बट ये sp2 हो रहा है, अपने को बोला गया कि सारे के सारे क्या हो, कार्बन sp3 होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसके बाद अपन C, ये है यूरिया, C डबल बॉन्ड O से 2 NH2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, हमारे पास ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कि हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करने, 1 2 3 3 आ रहे हैं, दैट मीन्स ये
sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल देखिए क्या है, हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O फिर CH3 CH2, ये CH2 CH3 है। अब इसके आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिडक्शन कराते हैं तो ये क्या होगा, इससे एक एल्कोहल इससे बनेगा और एक एल्कोहल इससे बनेगा, तो 2 कार्बन का एल्कोहल यहाँ पे बनेगा, 2 कार्बन का एल्कोहल यहाँ बनेगा, तो यहाँ पे 2 मोल इथेनॉल के फॉर्म होंगे। इसमें अपन एक देखते हैं ये क्या है, हमारे पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड O फिर ये इसके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर 3 कार्बन का एल्कोहल बनेगा और ये की 2 कार्बन, यानी अलग अलग एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। एक तो 3 कार्बन का एल्कोहल बनेगा और एक 2 कार्बन का एल्कोहल बनेगा। इसमें देखें, इसमें हमारे पास देखिए कि यहाँ पर ये 3 तो ये हैं O C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर भी इससे 2 कार्बन का बनेगा और यहाँ पर 3 एल्कोहल, यहाँ पर भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर 3 कार्बन का एल्कोहल बन रहा है और यहाँ पर ये 2 कार्बन का एल्कोहल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिफरेंट बन रहे हैं। लास्ट ऑप्शन डी देखते हैं, डी ऑप्शन में देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पर O फिर C डबल बॉन्ड O और 3 कार्बन यहाँ पर दिए हुए, दैट मीन्स इसका रिडक्शन होगा तो ये 4 कार्बन एक साथ होंगे और यहाँ पर 2 कार्बन एक साथ होंगे, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर 4 कार्बन का एल्कोहल एक बना और 2 कार्बन का एक एल्कोहल बना। तो अपने को जो ऑप्शन में बोला गया था वो क्या बोला गया था कि ओनली वन प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो ओनली वन प्रोडक्ट ओनली ऑप्शन ए में बन रहा है इथेनॉल, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 23 में हमारे पास ओजोनोलिसिस कराना है इस एल्कीन का, तो हमारे पास एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड C R1 R2, इसका ओजोनोलिसिस करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ O3 जिंक विद H2, तो यहाँ पर दोनों जगह ऑक्सीजन लगा दीजिए, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक बार RCHO बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा R1 R2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारे पास ऑप्शन मैच कर रहा है ये C ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42, व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। हमारे पास ये OH माइनस SN2 रिएक्शन कहाँ करेगा, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर और क्लोरीन का रिमूव हो जाएगा। तो ये कार्बन क्या है, कायरल तो है नहीं, तो सिंपली ये का यही स्ट्रक्चर रहेगा, अपने पास कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो कायरल कार्बन पर अटैक नहीं कर रहा है, कायरल कार्बन पर अटैक करता है तो अपने पास इन्वर्जन होता, यहाँ पर भी इन्वर्जन होगा बट कॉन्फ़िगरेशन कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि कायरल कार्बन है ही नहीं, तो इस पर डायरेक्टली यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। इस तरह का ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे, ये देखिए कि यहाँ पर CH2OH OCH3H और CH3, ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन टेस्ट नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनएंशियोमर ऑफ द स्ट्रक्चर। इनएंशियोमर अपने को पता करना है, तो सबसे पहले ये कार्बन जो कायरल है इसका CIP रूल से RS निकाल लेते हैं। वेज डैश फॉर्मूला में CIP किस तरह से निकालते हैं, नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे 1 नंबर इसको आएगा, 2 3 4, तो 4 डैश पे आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 2 3 जाइए, एंटी क्लॉकवाइज है, दैट मीन्स ये क्या है, एस कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह से आप बाकी के भी निकालते हैं, तो ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन तो हमारे पास जस्ट सिमिलर है, जैसा कि जैसे रिएक्टेंट में दिया हुआ है ये भी ऐसे ही होगा। बी ऑप्शन में देखते हैं, तो बी ऑप्शन में आप देखिए 1 नंबर 2 3 4, अब 4th प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे होना चाहिए बट ऐसा नहीं है, तो आप क्या इनको क्रॉस कर दीजिए, सिंपली नंबर लिख दीजिए, यहाँ पर 2 यहाँ पर 4। अब ये सिंगल स्विच हुआ है, अब 1 2 3 जाइए, 1 2 3 जाने पे क्या होगा, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज होने के लिए क्या चाहिए था, आर होना चाहिए था, बट अपन ने यहाँ पे सिंगल स्विच किया था तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। सी ऑप्शन तो ऑल ऑफ दीज है। डी में देखते हैं, डी में हमारे पास नंबरिंग करते हैं 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, अब 4 और 1 डैश पे होना चाहिए 4 पोजिशन हमेशा, तो 4 को आप यहाँ पे ले आइए, नंबर लिख दीजिए सिंपली और यहाँ पर 1। अब 1 2 3 जाइए, तो 1 2 3 जाने पे हमारे पास क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए था बट सिंगल स्विच की वजह से क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ पर अपने पास एस कॉन्फ़िगरेशन दिया था, इसका इनिशियोमर कौन सा होगा, आर, कि एस का जो इनिशियोमर होता है वो होगा आर। तो अपने पास जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो एस कॉन्फ़िगरेशन ही है, इसलिए यहाँ पर इनिशियोमर वाला ऑप्शन ओनली डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर ये PS3SNH, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राईफेनिल टिन हाइड्राइड, कैन बी यूज टू रिड्यूस।
ट्राइफेनिल हाइड्राइड का यूज़ अपन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म होता है किससे फॉर्म बनता है हमारे पास PH3SnCl कि आप यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तब हमारे पास जाके PH3SnH का फॉर्मेशन होता है। तो अच्छा खासा हाइड्रोजन दे के ये रिडक्शन कर लेता है। और मेनली जो इसकी रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल पाथ को फॉलो करती है कि ये जो गिव करती है देता है ये H हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को देता है मोस्टली। तो यहाँ पर आप देखिए कि अल्काइल हैलाइड जो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। तो ये तीनों को रिड्यूस कर देगा इजीली। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आंसर इज डी। नेक्स्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से मतलब क्या है, हमारे पास इस तरह का ग्रुप, ये आइसोप्रोपाइल है, अल्कोहल लगा दिया इस तरह से, इसका आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो अल्कोहल क्या कन्वर्ट होगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास इस कीटोन का आप यार नाम लिखेंगे तो क्या है, प्रोपेन 2-on लिख सकते हैं, या कॉमन नेम इसका जो होता है वो क्या होता है, एसीटोन होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट, अमोंग द फॉलोइंग द फॉर्मूला ऑफ सेचूरेटेड। सेचूरेटेड से मतलब क्या है, हमारे पास सिंपली वहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो सेचूरेटेड फैटी एसिड्स का जो जनरल फार्मूला होता है, CnH2n+1COOH। ठीक है। तो ऐसा फार्मूला कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ओनली C17H35COOH। यहाँ पर देखिए 17 का 2 टाइम्स करेंगे 34 + 1 35COOH। तो ये ओनली जो है ये इस जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सेचूरेटेड का हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर इज बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्रोपेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ये तो स्ट्रेट चेन है। ब्यूटेन हमारे पास क्या होता है, सिंपली 4 कार्बन, ये भी स्ट्रेट चेन है। इथेन क्या होता है, 2 कार्बन। आइसोप्रोपेन जो होता है वो क्या है, ये होगा हमारे पास इस तरह से। आइसोप्रोपेन जनरली अपन को शो, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप होना चाहिए, मोस्टली आइसोब्यूटेन शो करना चाहिए। तो आइसो वर्ड जो है वो अपन कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास ओनली 2 मिथाइल जो हो वो ब्रांचिंग हो, 2 मिथाइल ब्रांचिंग हो। तो यहाँ पर जो ब्रांचिंग की वजह से, ये जो ब्रांचिंग हो रही है उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड चेन एल्केन होगा। यहाँ पर मिसप्रिंट है, प्रोपेन की जगह यहाँ पर ब्यूटेन होना चाहिए, तब जाके कंपाउंड होगा, अदरवाइज ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा, क्योंकि 4 कार्बन हो जाएगा तो इसे आइसोब्यूटेन बोलेंगे। ये जो कंपाउंड होगा इसे आइसोब्यूटेन बोलेंगे, पर ये क्या होगा, ब्रांच्ड होगा। तो बाकी सारे ऑप्शंस तो हमारे पास स्ट्रेट चेन है, तो अपने पास यही ऑप्शन बचता है जो कि एक ब्रांचिंग शो कर रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 हमारे पास दिया हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। कि हमारे पास इसके आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करा रहे हैं। तो इनिशियली क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, H+ यहाँ पे अटैक करेगा, तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गया, अब कार्बोकेटाइन बन गया यहाँ पर, सेकेंडरी है, हाइड्रेट शिफ्ट होगा, हाइड्रेट शिफ्ट इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है। ये शिफ्ट क्यों करते हैं अपन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था, जैसे ये शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर क्या बन गया, टर्सरी कार्बोकेटाइन बन गया। इसके बाद रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद अपन सिंपली इस पर H2O का अटैक कर देंगे। H2O का अटैक करके अपने पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनल, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ पर OH। इस तरह का प्रोडक्ट अपने पास ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखिए कि हमें ये फाइनल प्रोडक्ट अपने को पता करना है। तो फाइनल प्रोडक्ट के लिए अपने को रिएक्शन करानी है। रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पर बेंजीनिक दिया हुआ है, यहाँ पर CH3 और ये NH2 ग्रुप दिया हुआ है। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। AC2O जो होता है वो क्या होता है, सिंपली CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब क्या करेंगे, ये NH2 जो है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर बैक खाएगा, तो हमारे पास लीव क्या कर जाएगा, ये CH3 COO माइनस ग्रुप जो होगा वो लीव कर जाएगा, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट या जो H+ है वो भी निकल जाएगा, तो CH3 COOH ही रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको रिमूव करने के लिए H को भी हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर आप CH3 देखिए,
फिर हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ये बन जाएगा NH डबल बॉन्ड CH3। ये अपन किसके लिए यूज़ करते हैं मोस्टली, इसके NH2 ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। अब हमारे पास इसकी रिएक्शन क्या आ रहा है, Br2 विद CH3 COOH। यहाँ पर अपने पास क्या होगा, हेलोजिनेशन रिएक्शन होगी। अब हेलोजिनेशन Br प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे ऑर्थोपेरा, दोनों ही ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, ये प्लस आई और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है और ये क्या है प्लस M ग्रुप है, तो इफेक्टिव कौन सा होगा प्लस M ग्रुप, तो इसके ऑर्थो पे अटैक करेगा। दैट मीन्स यहाँ से ये अटैक होगा ऑर्थो पे, क्योंकि पैरा पोजिशन तो क्या है ब्लॉक है, तो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट अपने पास बन जाएगा। तो यहाँ पर NHCO CH3, ये Br यहाँ पे लग गया, बाकी CH3 ये लग गया, तो ये जो प्रोडक्ट बना ये B बन गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट अपने पास ये वाला बन गया। अब इसका यदि आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सिंपली जैसे ये NH2 है, यहाँ पर इसको C डबल बॉन्ड O इस तरह से रखिए, ये जो H2O मॉलिक्यूल होगा ये क्या करेगा अटैक, इस कार्बन पे करेगा, ये बैक आएगा, ये निकलेगा, तो लीव कौन सा करेगा, ये वाला ग्रुप, क्योंकि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है बजाय कार्बन के, तो ये लीव कर जाएगा, तो नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव आएगा उस पर हाइड्रोजन कहाँ से अटैच हो जाएगा, H2O से, तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा हाइड्रोलिसिस से यहाँ पर बन जाएगा एमाइन, NH2, फिर यहाँ पर Br और यहाँ पर CH3। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बना हुआ है वो देख लीजिए, ऑप्शन डी हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बना हुआ है, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ, तो सेलुलोज जो होता है वो एक पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि सेलुलोज जो होता है वो मेनली किससे बनता है, डी ग्लूकोज यूनिट्स का अपन यदि ऐड करते हैं और 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यदि उनमें होता है, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस तरह से होते हैं वो यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे पास ये जो लिंकेज हो रहा है ये हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, कि एक कार्ब, इसका कौन सा कार्बन है हमारे पास 1,4, हमारे पास ये जैसे 1 पोजिशन पे और ये हमारा 4 पोजिशन पे, तो C1 है और ये C4 है, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लग रहा है, इसे हम 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही बोलते हैं। तो यहाँ पर सेलुलोज किसका पॉलीमर है, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स का, कि सेलुलोज का यदि आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो अपने पास ओनली ग्लूकोज यूनिट मिलेगी, तो आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, तो इनिशियली हमारे पास ये क्या है, ट्रोपिलियम कार्बोकेटाइन है, ट्रोपिलियम कार्बोकेटाइन क्या रेजोनेंस होगा इसमें, यहाँ पर 7 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और वो सब भी क्या होंगी, एरोमेटिक होंगी, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, ये अलाइल कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर ये क्या है C6H5 CH2 प्लस, यानी बेंजीन पे CH2 है, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा और कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर कितने बनेंगे ओनली 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, बट यहाँ पर कितने अल्फा एच है, 6 अल्फा एच है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर यदि आप देखें सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक, और इक्वल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब 2 और 3 में कौन ज़्यादा होगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा होगा बजाय एलाइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि बेंजाइल में नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ज़्यादा है, तो 1 3 के बाद 2, सबसे लास्ट में आएगा हमारे पास 4, ये 4 है क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो अपने पास ऐसा ऑप्शन कौन सा है 1 3 2 4, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइंस डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट से जो रिएक्शन नहीं करते हैं वो करते हैं टर्सरी एमाइन, टर्सरी एमाइन जनरली इसके साथ रिएक्शन नहीं करते क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती है, तो यहाँ पर देखना है कि टर्सरी एमाइन कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए कि नियोपेंटाइल हैलाइड, ये क्या है हमारे पास नियो ग्रुप इस तरह से होता है, हमारे पास नियो ग्रुप NH2, ठीक है, तो NH2 ग्रुप से एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, एमाइंस की जो डिग्री होती है वो कैसे डिसाइड करते हैं, यदि नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी होगा, यदि नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, और नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्सरी, तो प्राइमरी हो जाएगा ये वाला। आइसोप्रोपाइल एमाइन देखते हैं, आइसोप्रोपाइल एमाइन तो हमारे पास ये भी प्राइमरी है। ट्राई इथाइल एमाइन हमारे पास नाइट्रोजन से 3 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये होगा टर्सरी एमाइन। इथाइल मिथाइल एमाइन यानी ET NH और M, ये हो जाएगा सेकेंडरी एमाइन। तो अपने पास रिएक्शन कौन नहीं करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट से, ओनली ट्राई इथाइल एमाइन, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन
सी। अब ये किस तरह से रिएक्शन नहीं करता है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो प्राइमरी एमाइन दिया हुआ है, प्राइमरी एमाइन इनिशियली क्या दिया हुआ है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट, ये हिंसबर्ग रिएजेंट, इसके साथ रिएक्शन हो रही है तो हमारे पास ये क्या बन जा रहा है, कुछ सॉल्ट टाइप का बन जा रहा है, जो कि NaOH की प्रेजेंस में क्या होगा, वाटर सोल्यूबल होगा। ये जो रिएक्शन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है उसकी वजह से हो रही है। फिर सेकेंडरी एमाइन में भी यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट टर्सरी एमाइन में यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जो कि अपने पास यूज़ हो सके आगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो एक सॉल्ट बनाएगा, ये आइसोलेट नहीं कर सकते। फर्दर यदि इसका NaOH के साथ में डिसॉल्व भी करते हैं तो अपने को टर्सरी एमाइन एज अ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वापस बन जाएगा। दैट मीन्स रिएक्टेंट यदि अपने को वापस मिल रहा है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जा रही है, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, इसलिए हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो टर्सरी एमाइन के साथ में रिएक्शन नहीं करता। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछा गया कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, कंसनट्रेट H2SO4 प्लस कंसनट्रेट HNO3, इस मिक्सचर को अपन नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। इसका यूज़ अपन किस में करते हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, यानी इससे हमें NO2 प्लस का फॉर्मेशन होता है। और NO2 प्लस का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जब HNO3 के H2SO4 के साथ में रिएक्शन करेंगे तो H2SO4 क्या बिहेव करेगा, मोर एसिडिक बिहेव करेगा, तो ये H+ को डोनेट कर देगा, ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये अपना लोन पेयर इसको दे जाएगा, तो NO2 पे क्या जाएगा पॉजिटिव और H2O अलग निकल जाएगा। अब NO2 प्लस पे अपन बेंजीन डायरेक्टली अटैक करेगी, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर फर्दर एरोमेटाइजेशन होकर अपने को नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो अपने पास जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर की तरह यूज़ हो रहा है वो क्या है, बी है। यहाँ पर जो दूसरे रिएजेंट दिए गए जैसे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, ये सब भी NO2 प्लस का प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, बट इन सबको अपन नाइट्रेटिंग मिक्सचर नहीं बोलते। नाइट्रेटिंग मिक्सचर अपन किसको बोलते हैं, कंसनट्रेट H2SO4 और कंसनट्रेट HNO3 के ही मिक्सचर को। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरह से आज हमने 7th और 8th पेपर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। थैंक यू।